हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट मैजिक क्लब में। हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आज फिर से फरवरी माह का पार्ट थर्ड। आपको पार्ट वन और पार्ट टू पहले पढ़ा दिया गया है पिछले क्लास में। आज पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आपको अभी दरोगा का जो वैकेंसी आ चुका है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका करेंट अफेयर हर एक मंथली वाई ला रहे हैं, इसलिए कि आपको जल्दी से अगस्त सितंबर तक के पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से टॉपिक बाय टॉपिक भी और बहुत तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि मतलब अधिक से अधिक संख्या में लड़े। मतलब 20 में लगभग 18 से लेकर 15 15 से 18 क्वेश्चन तक के लड़ाने का टारगेट एकदम रहेगा। आप सब लोग रोज देखते रहिए, बने रहिए। आपको 7 बजे से हर रोज लाइव हो जाता है क्लास, तो 7 बजे से जुड़े रहिए तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिएगा आप सब। चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। आदि महोत्सव। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। मतलब आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन जो किया गया है ये किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आदि महोत्सव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आदि महोत्सव जो आदिवासी लोगों से संबंधित है। आदि महोत्सव आदिवासी लोगों से संबंधित है। इस ये महोत्सव 16 फरवरी से आपका 24 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित किया गया है। 16 फरवरी से 24 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित किया गया है। कर लेते हैं थोड़ा। चलिए 16 फरवरी से 24 फरवरी तक कहाँ दिल्ली में आयोजित किया गया है। आदि महोत्सव का मेन उद्देश्य होता है जो आदिवासी लोग होता है उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना। आदि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आदिवासी के जो सामान होता है, आदिवासी के सामानों को आम लोगों के बीच में लाना लाना इससे आम लोगों के बीच में आदिवासी समुदाय के लोगों के सामानों को आम लोगों के बीच में लाना, जिससे उसको भी कॉन्फिडेंस आए कि अब मेरा भी सामान आम लोगों के बीच में आए। इस तरह से आदि महोत्सव के मना करके क्या किया जाता है, आदिवासी लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया जाता है। इस बार जो आदि महोत्सव हुआ था आपको दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आदि महोत्सव दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया था तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और कब से कब किया गया था, 16 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक में आपको दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फरवरी 2025 को फरवरी चलिए फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान मिला है। आपको ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान किसे मिला है आपको ये बताना है फरवरी 2025 को। तो एन एन नारायण एन नारायण मूर्ति को आपको मिला है सबसे उत्कृष्ट सम्मान मिला है। ध्यान रखिएगा, सबसे उत्कृष्ट सम्मान किन्हें मिला है, एन आर नारायण मूर्ति को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। क्या किया है, सुचालक कपड़ा। विद्युत विद्युत और सूर्य के प्रकाश के ऊष्मा में परिवर्तन करने के लिए कौन सा कपड़ा, सुचालक कपड़ा विकसित किया है। ये आपको बताना है किस आईआईटी के द्वारा सुचालक कपड़ा विकसित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, आईआईटी कानपुर आपका ये सही हो जाएगा। किस आईआईटी ने विकसित किया है, तो आईआईटी कानपुर से भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नील गाय मारने की अनुमति दिया। नील गाय आप जानते होंगे, गाय की तरह ही एक प्राणी होता है जिसको नील गाय
नीलगाय आपको ये खेती को क्षति से बचाने के लिए, खेती को क्षति होने से बचाने के लिए वहां के राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दिया है। किस राज्य सरकार ने? तो ये आपको हरियाणा राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ये नीलगाय को मारने की अनुमति दे दिया गया है। नीलगाय को आपको ब्लू बुल भी कहा जाता है, ब्लू बुल। नीलगाय को और किस नाम से जानते हैं? ब्लू बुल के नाम से भी हम नीलगाय को जानते हैं। ब्लू बुल किसको बोलते हैं? नीलगाय को जानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका ये सही हो जाएगा। फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी नो ट्रेडर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये जर्मनी में हुआ था कि म्यूनिख में? जर्मनी के म्यूनिख में सम्मेलन हुआ है। नो मनी और फॉर ट्रेडर, नो मनी फॉर ट्रेडर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व कौन किए थे? भारत के प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो आपका भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा, नित्यानंद राय के द्वारा इसका भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 आपका सही हो जाएगा, नित्यानंद राय। नित्यानंद राय के द्वारा ये भारत सरकार में अभी ये वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। भारत सरकार के वर्तमान में ये कौन सा है? एक राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, उन्हीं के द्वारा ये प्रतिनिधित्व किए गए थे जर्मनी के म्यूनिख में। नो मनी नो ट्रेडर। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है? आपको बताना है किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है। किस आईआईटी ने यह विकसित किया है किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी? चलिए ये कौन विकसित किया है? तो आपको आईआईटी कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। किसानों के लिए जो सौर निर्जलीकरण, माने सौर निर्जलीकरण मतलब सूखा, मतलब फसल को, मतलब फसल और फलों को मतलब नमी से बचाने के लिए, सब्जियों को सुखा, फसल और फलों और सब्जी भी लिख सकते हैं। सब्जियों को सुखाने से बचाने के लिए ये विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर ये विकसित निर्जलीकरण तकनीकी विकसित किया है। किस लिए? फसल और सब्जियों को मतलब सुखाने से जल्दी सूख गया है, जैसे कटाई होने के बाद जल्दी से सूख गया है, इसको बचाने के लिए आपको क्या तकनीकी विकसित किया गया है? इससे आपको खेत में जब फसल की कटाई होता है उसके बाद तुरंत में वो खेत सूख जाता है, उसको भी कम करने के लिए क्या इस तकनीकी का उपयोग किया गया है? खेत को सूखा से बचाने के लिए, खेत को सूखा से बचाने के लिए भी आपका इस तकनीकी का प्रयोग किया गया है। किस आईआईटी ने किया है? तो आपको ये इसका उद्देश्य होता है कि किसानों की आय को बढ़ाना। इसका मेन उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाना। मेन उद्देश्य क्या है इसका? किसानों की आय को बढ़ाना। किसानों की आय कैसे बढ़ाया जाएगा? अब फसल को क्या करिएगा? सुरक्षित रखा जाएगा। अब सुरक्षित जब रखा जाएगा तो आपको जब उसका रेट बढ़ गया तब वो उस किसान क्या करेगा? फसल को बेचेगा। तो इससे क्या होता है? किसान की आय को बढ़ता है। और जब हम फसल को काटते हैं तो उसके नमी को बरकरार रखने के लिए इस निर्जलीकरण तकनीकी का उपयोग करते हैं, जिससे किसानों की आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, आईआईटी कानपुर के द्वारा यह विकसित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है ये बताना है। तो आपको मणिपुर में लागू हुआ। मणिपुर में आप जानते होंगे वहाँ हिंसा बहुत अधिक हो गया था, इसीलिए वहाँ पे क्या राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। मणिपुर के अगर मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन थे? मानिक शाह। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन कुमार।
एन बीरेन बीरेन सिंह, बीरेन शाह, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह यहाँ के कौन थे? मुख्यमंत्री थे। यही आपका क्या, इस्तीफा दे दिए। और यहाँ का आपका राज्यपाल की अगर बात करें, राज्यपाल कौन थे? तो अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला यहाँ के क्या थे? राज्यपाल थे। अभी भी वर्तमान में अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। तब एन बीरेन सिंह क्या, इस्तीफा दे दिए, और अजय कुमार भल्ला वहाँ के राज्यपाल थे। तब मणिपुर हो जाएगा किस राज्य में? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तब मणिपुर में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फरवरी 2025 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पे है? आपको बताना है एथलीट की सूची में, मतलब खिलाड़ियों की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाले सूची में कौन शीर्ष पे है? कौन सा सबसे अधिक? तो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 21 खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। 21 खेल से फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इनका जो आपका जो कमाई है 275 मिलियन डॉलर, 275 मिलियन डॉलर, 275 मिलियन डॉलर, 275 मिलियन डॉलर इनका कमाई है। इस तरह से सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लियोन मेसी आपका 5वें नंबर पे आते हैं, लियोन मेसी 5वें नंबर पे हैं। विराट कोहली भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट के सूची में आते हैं। ये भारत के क्या, प्रथम स्थान पे आते हैं। इनका आपका 127 डॉलर मिलियन का 127 डॉलर मिलियन कमाई है। तो आप समझ सकते हैं। तो आपका विराट कोहली का भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाला पूछेगा तो विराट कोहली, अब विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाला तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2025 में किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप विकसित IRS विकसित किया है? अंतरिक्ष चिप बताना है कौन सा आईआईटी ने विकसित किया है। तो अंतरिक्ष चिप आपको विकसित किया है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। IIT मद्रास ने विकसित किया है। चलिए, IIT मद्रास और IIT मद्रास और इसरो मिलके, IIT मद्रास और इसरो दोनों के मिलके ये चिप का विकसित किया गया है। इसी को सेमी कंडक्टर चिप भी कहते हैं, सेमी कंडक्टर चिप, सेमी कंडक्टर चिप भी इसको बोला जाता है, जो आपको अंतरिक्ष में जाने में बहुत मदद करेगा। अंतरिक्ष में इसका उपयोग बहुत अधिक होगा। इसको अंतरिक्ष चिप, इसीलिए इसका नाम क्या, अंतरिक्ष चिप भी रखा गया है। अंतरिक्ष चिप भी रखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाए। कौन विकसित किया है? IIT मद्रास और इसरो मिलकर ये विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अनामुडी 16, अनामुडी 16 याद रखिएगा, अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपको ये बताना है अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो आपका केरल में है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केरल, केरल के आपको इडुक्की जिला, इडुक्की, केरल के इडुक्की जिला में है। और ये आपको पश्चिमी घाट में पड़ता है। आप जानते होंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट उसी में है, पश्चिमी घाट में ये पड़ता है। किस घाट में है? पश्चिमी घाट में अनामुडी 16 है। इसका जो क्षेत्रफल है 7.5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कितना है? 7.5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है अनामुडी 16। ये छोटा छोटा लगभग 3 गो क्षेत्र से बना मिलकर के बनता है अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान बनता है। तो ये किस राज्य में है? तो ये आपका केरल में है। अगर पूछ देगा किस घाट में है, तो कौन सा घाट? पश्चिमी घाट में स्थित। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है। ये आपको किस कंपनी के ने जीता है, ये आपको बताना है। किस कंपनी ने जीता है? तो ये आपको NTPC ने जीता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, NTPC।
एनटीपीसी की अगर हम बात करें, एनटीपीसी एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ है। एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ है। एनटीपीसी का अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल नेशनल एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा नेशन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी का फुल फॉर्म। इसका काम क्या है? बिजली का उत्पादन करना। भारत में बिजली बिजली का क्या उत्पादन किया जाता है, माने बिजली का विकास किया जाता है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। इसका स्थापना कब हुआ है? 1975 में। ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ है? 1975 में हुआ है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, तो 2000 फॉरवर्ड फोस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड को किसे मिला है? एनटीपीसी को मिला है। आगे देख लेते हैं। फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, आयुष्मान भारत, एक नाम सुने होंगे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत, और एक है आयुष्मान वय वंदना योजना। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, ये दूसरा वंदना योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपका पुदुचेरी से शुरू किया गया है। पुदुचेरी से शुरू किया गया है। इसके तहत आपको 70 वर्ष से अधिक उम्र, 70 वर्ष या उससे अधिक, 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को, 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को आपको 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया का क्या स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है। 10 लाख रुपया का स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है। जैसे आप आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है, तो इसमें वय वंदना योजना जुड़ जाएगा तो आपको 10 लाख रुपया का स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है। तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? पुदुचेरी के द्वारा आपको ये पहली बार शुरू किया गया है। चलिए, इलाज कराने के लिए आपको 10 लाख दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आपको बताना है फरवरी 2025 में भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तभी बताना है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आपका ज्ञानेश कुमार है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। कौन? ज्ञानेश कुमार अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये किनके जगह पे आए थे? तो ये राजीव कुमार, राजीव कुमार इस्तीफा देने के बाद, राजीव कुमार इस्तीफा दिए और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ज्ञानेश कुमार आपका 26वां हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार 26वें आपका मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये हो गए, ये राजीव कुमार 25वें थे। देख लेते हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ये लगभग 1950 से 1958 तक के रहे थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन थे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। चलिए, ज्ञानेश कुमार हो गए आपका अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। तो देखिए, अब चुनाव आयुक्त आपको जो होता है, चुनाव आयुक्त तो भारत में 3 स्तरीय दिया गया है, 3 स्तरीय बनाया गया। 3 स्तरीय 1989 में इसका त्रिस्तरीय बनाया गया। पहले आपका मुख्य चुनाव आयुक्त एक हो जाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये हो गए ज्ञानेश कुमार हो गए। एक होते हैं चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, ये 2 गो होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त, ये 2 गो होते हैं। चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। ये आपका विवेक जोशी और सुखबीर संधू।
सुखवीर सिद्धू हैं। तो ये हो गया 2 स्तरीय। और 1 स्तरीय और होता है उप चुनाव आयुक्त। उप चुनाव आयुक्त, देखिए ये मुख्य चुनाव आयुक्त 1 गो रहेंगे, आपको चुनाव आयुक्त 2 गो रहेंगे, और आपको उप चुनाव आयुक्त आपको 4 गो रहे। इस तरह से चुनाव आयुक्त का गठन किया जाता है। तो त्रिस्तरीय, कभी आपको क्वेश्चन में पूछ जाए कि भारत के चुनाव आयुक्त जो कितना स्तर का है, तो त्रिस्तरीय चुनाव आयुक्त, मुख्य और चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्त। उप चुनाव आयुक्त में चार गो रहते हैं, चुनाव आयुक्त 2 गो और मुख्य चुनाव आयुक्त 1 गो रहते हैं। ये त्रिस्तरीय जो बनाया गया था 1989 में, ये इसका गठन किया गया था। त्रिस्तरीय 1989 में इसका गठन किया है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार आपका कैमा है, 26 में है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि कैमा नंबर के ये बने हैं। तो ज्ञानेश कुमार अभी वर्तमान में 26 में चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिंद महासागर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर आपका क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है बार बार एग्जाम में। हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था, 8वां हिंद महासागर, ओमान के मस्कट में, ओमान के मस्कट। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओमान के मस्कट में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। हिंद महासागर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, हिंद महासागर सम्मेलन में अभी वर्तमान में भारत की तरफ से विदेश मंत्री गए थे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर, एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर प्रसाद। भारत की तरफ से कौन गए थे? एस जयशंकर प्रसाद गए थे आपका हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। हिंद महासागर सम्मेलन का जो गठन किया गया था, ये आपका गठन किया गया था 2016 में, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। इसका गठन किसके द्वारा? इंडिया फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका गठन किया गया था। 2016 में किया गया था, इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसमें करीब 30 देशों ने उस टाइम भाग लिया था। 30 देश भाग लिए थे सिंगापुर में। सिंगापुर में इसका सम्मेलन हुआ था और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसका गठन किया गया था। 30 देशों ने भाग लिया था सिंगापुर में, और इस 8वां हिंद महासागर का गठन हुआ था। 8वां हिंद महासागर कहाँ सम्मेलन हुआ है? ओमान में हुआ। भारत के कौन गए थे प्रतिनिधित्व करने? तो एस जयशंकर प्रसाद गए थे भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल का प्रणाली खरीदेगा? मतलब भारत का जो आकाश मिसाइल है, ये कौन सा देश खरीदेगा, ये आपको बताना है। आपको समझौता किया है कितना का? $200 मिलियन का ये समझौता किया है। तो कौन सा देश ये खरीदेगा? तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। आकाश का कौन खरीदेगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, फिलीपींस ये खरीदेगा। आकाश मिसाइल कितना में? $200 मिलियन के तहत से ये खरीदेगा। आकाश मिसाइल आपका सतह से हवा करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका रेंज क्या है? सतह से हवा, सतह से हवा करने वाला मिसाइल कौन सा है? आकाश सतह से हवा। ये क्वेश्चन पूछते रहता है, ध्यान रखिएगा। सतह से हवा, कौन? आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली है। इसका जो उत्पादन किया जा रहा है, ये जो प्रणाली बनाया है, इसको नियम इसका जो बना रहा है, ये बना रहा है आपको DRDO। DRDO के द्वारा ये इसका क्या किया गया है? उत्पादन किया गया है। और कंपनी DRDO किस कंपनी के द्वारा ये बनवा रहा है? तो DRDO जो कंपनी का द्वारा बनवा रहा है, भारत डायनामोटिक लिमिटेड। भारत डायनामोटिक लिमिटेड, भारत डायनामोटिक लिमिटेड द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और ये जो DRDO के आदेश पर, DRDO आपका ये इसका नियम कानून देगा और ये बनाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हवा से, सतह से हवा मारने करने DRDO द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फरवरी 2025 को 5वां बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखना है। बहुपक्षीय मतलब बहुत सा देश इसमें भाग लेता है। और ये नाम क्या है? कोमोडो।
कोमोडो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है, कौन सा देश ये करवाता है, तो आपको इंडोनेशिया के द्वारा ये किया गया है। कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इंडोनेशिया के द्वारा शुरू किया गया है। कोमोडो में लगभग 38 देशों ने भाग लिया था। 38 देश, कितना देश, 38 देश ने भाग लिया था कोमोडो युद्धाभ्यास में। ये कैसा है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा युद्धाभ्यास है, ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है। कि आपको हिंद महासागर और हिंद महासागर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में ये आयोजन किया जाता है। प्रशांत नहीं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और कितने देशों ने भाग लिया है, 38 देशों ने भाग लिया है। और कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, 16 का 1। 17 देखते हैं, फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ध्यान रखना है, धर्म गार्जियन की आयोजन किया गया है। तब धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच में होता है, तो धर्म गार्जियन आपको भारत और जापान के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है। और इसका आयोजन भी किया गया था कहाँ, जापान में ही किया गया है। धर्म गार्जियन भी आपका कहाँ किया गया है, जापान में ही किया गया है। धर्म गार्जियन आपका थल सेना का ये होता है, थल सेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कभी पूछ रहे धर्म गार्जियन आपको किस सेना के द्वारा किया जाता है, तो थल सेना के द्वारा। 2025 में कहाँ किया गया है, जापान में किया गया है। और भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2025 को स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा है। एक क्वेश्चन और इधर पीछे वाला में थोड़ा सा देख लेते हैं। धर्म गार्जियन, क्या आपको धर्म गार्जियन, एक सी ड्रैगन बहुउद्देशीय युद्धाभ्यास होता है। सी ड्रैगन आपका ये बहुउद्देशीय, मतलब एक से अधिक देशों मिलकर करता है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। और इसमें सी ड्रैगन में कितने देश भाग लेता है, तो सी ड्रैगन में आपको 4 देश भाग लेता है। सी ड्रैगन में 4 देश, इसमें देखिए भारत, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया। ये 4 देश भाग लेता है किसमें, सी ड्रैगन में, सी ड्रैगन में भाग लेता है। और ये भी क्या है, आपको थल नौसेना युद्धाभ्यास है। ऐसा है, नौसेना का युद्धाभ्यास है। सी ड्रैगन, सी से समुद्र, और तो ड्रैगन हो जाएगा नौसेना युद्धाभ्यास। इसमें कितने देश, 4 देश भाग लेता है। और बहुदेशीय युद्धाभ्यास है। ये इस बार किया गया था प्रशांत महासागर में। ये युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था, तो ये गुआम कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। प्रशांत महासागर, गुआम कहाँ, प्रशांत महासागर। तो ध्यान रखना है, सी ड्रैगन बहुदेशीय युद्धाभ्यास है। कितना देश भाग लेता है, 4 देश भाग लेता है। कैसा अध्याभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। और कहाँ इस बार हुआ है, प्रशांत महासागर के गुआम में हुआ है। बहुदेशीय है, इंडोनेशिया। चलिए आगे देखिएगा, फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पे रहा है, कौन सा शीर्ष पे रहा है आपको बताना है। फरवरी स्थानीय शासन प्रदर्शन में, माने स्थानीय स्तर पर शासन करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो आपको बताना है ये कर्नाटक। कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो ये आपको कर्नाटक हो जाएगा। ये कर्नाटक आपको केरल को पछाड़ करके आया है। पहले आपका केरल शीर्ष पे रहता था, केरल को हटा करके कौन आ गया है, कर्नाटक आ गया है। केरल को हटा करके कौन, कर्नाटक आ गया। इसमें सबसे अधिक जो विकास किया था आपको यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश आपका सबसे अधिक विकास किया है। ये 15वें स्थान से 5वां स्थान पे आ गया है। 15वें स्थान से 5वां स्थान पे कौन आ गया है, यूपी आ गया। और प्रथम स्थान पे कौन हो गया, प्रथम स्थान पे आपको कर्नाटक, और दूसरा स्थान पे कौन हो गया, केरल हो गया। तो स्थानीय प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहेगा, कर्नाटक शीर्ष पर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
आगे देखिएगा, फरवरी 2025 को किस राज्य में औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 का मंजूरी मिला है? औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी मिला है। कौन सा राज्य सरकार के द्वारा ये मिला है? तो आपको ये असम सरकार के द्वारा मिला है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति किसके द्वारा, कहाँ के मिला है? असम सरकार के द्वारा ये मिला है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सही हो जाएगा। फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो ये इसका सम्मेलन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश आपको 1971 में भारत के द्वारा पाकिस्तान से ये किया और आजाद कराया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा जो होता है, सीमा कितना किलोमीटर? 4096.7 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, 4096.7 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा है। भारत और बांग्लादेश में के बीच में आपको 5 राज्य के द्वारा सीमा बनाता है। कितने राज्य? 5 राज्य के द्वारा। आपसे सबसे पहले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस राज्य के द्वारा क्या बांग्लादेश का सीमा बनता है। तो ये आपको कितने राज्य? 5 राज्यों के द्वारा बांग्लादेश के साथ सीमा बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे देख लें, फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आपको बताना है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो आपका हो जाएगा कॉन्क्लेव। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, इसी को बाफ्टा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बाफ्टा बोलते हैं। बाफ्टा में सबसे आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला है? तो कॉन्क्लेव को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ द ब्लिस्टर, ये आपका मिला है निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है किसको? तो द बट लिस्ट को मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? कौन सा नीति है? GCC नीति का अनावरण किया है। किस राज्य सरकार के द्वारा ये पहली बार GCC नीति का अनावरण किया गया है? तो GCC नीति का अनावरण किया गया है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। GCC का मतलब होता है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होता है उसको राज्य में क्या प्रोत्साहित करना, अपने राज्य को में बुलाना। जैसे देखिए GCC, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल और कंजर्वेटिव कैपेबिलिटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी और सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। मतलब इसमें इसका मतलब यही हुआ कि आपको बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उसको प्रोत्साहन देना अपने राज्य में। तो ये सबसे पहले कौन लागू किया है? आपको मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। क्या? हाँ, मध्य प्रदेश के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा, फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? आपको बताना है 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है। तो ये आपका शुरू हुआ है कहाँ? याद है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ शुरू हुआ है? चेन्नई में हुआ है। चेन्नई में इसका शुरू हुआ है। इसका शुभंकर का नाम है गजवीरन। शुभंकर क्या था? गजवीरन। शुभंकर, ध्यान रखना है इसका। शुभंकर क्या था? गजवीरन इसका क्या है? शुभंकर है। ये कहाँ आयोजन किया गया है? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। आगे देख लेते हैं, फरवरी 2025 को गूगल ने भारत का अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत, जिसका नाम है, कहाँ खोला है? गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस भारत में खोला है, उसका नाम है क्या? अनंत नाम है। नाम भी याद रखना है, नाम क्या है उसका? अनंत नाम है। अब ये कहाँ खोला है? तो आपको ये बेंगलोर में खोला है।
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बेंगलोर में। गूगल के अभी सीईओ की बात जानते होंगे, आपको सीईओ का नाम क्या है? सुंदर पिचई। सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। ये भारतीय मूल के ही अमेरिकी नागरिक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, बेंगलोर में। फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका क्या हो जाएगा? जो अजमेर है, अजमेर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अजमेर में। सही है ना, अजमेर में। ये अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन, ये आपका करीब 10 दिन का ये सम्मेलन था। ये सम्मेलन कितना? 10 दिन का था। इसमें 2000 से प्लस ट्रांसजेंडर ने भाग लिए थे। 2000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर ने इसमें भाग लिए थे। ये कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था, जोधपुर नहीं, अजमेर में हुआ था। और ये कितना दिन तक चला था? 10 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पे किया है? केंद्रीय मंत्री हैं कौन? मंत्री सोनोवाल। अंतर्राज्यीय जल मार्ग मंत्री यही है, आपको पोत निर्माण जल मार्ग मंत्री यही है। कौन है? सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल। ये पूर्व में क्या थे? असम के मुख्यमंत्री थे यही सोनोवाल, पहले मुख्यमंत्री थे, अभी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी पे। इस किस नदी पे उद्घाटन किया गया है? जलमार्ग टर्मिनल का ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो ये आपको चांगयुंगडुंग, चांगयुंगडुंग, ये चांगयुंगडुंग तिब्बत से आपका ये निकलता है, तिब्बत से निकलता है और कहाँ जाके? बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाके ये अपना मुहाना बनाता है। तो अगर पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चांगयुंगडुंग आपको श्रेणी से निकलता है और कहाँ जाके? बंगाल की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से निकलती है तब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपको सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में किस नाम से? सांगपो, तिब्बत में सांगपो। अगर फिर उसके बाद भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में आता है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैसे ही असम में प्रवेश करता है इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र, और भारत में भी इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इसी तरह जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करता है, बांग्लादेश में जब प्रवेश करता है तो इसको जमुना नदी के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना। और फिर लास्ट में आपको पद्मा नदी में मिल करके बंगाल के खाड़ी में जाके ये मिल जाता है। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फरवरी 2025 को किस राज्य के विधानसभा ने भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक सुविधा से लैस होगा? मतलब किसी भी भाषा में आप बोलिएगा उसका अनुवाद कर दिया जाएगा, अनुवादक सुविधा से लैस होगा। सबसे पहली विधानसभा कौन होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको पहली विधानसभा है जो अनुवादक विधानसभा है। इसमें 5 भाषा को अनुवाद किया गया है। देखिए, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, उसके बाद आपको उर्दू हो जाएगा, उर्दू, और बुंदेलखंडी, बुंदेलखंड भाषा, बुंदेलखंड भाषा, और एक हो जाएगा अंग्रेजी। सॉरी, उर्दू नहीं होगा, उर्दू नहीं है, उर्दू नहीं, भोजपुरी, भोजपुरी और अंग्रेजी। ये 5 भाषा का आपको अनुवादक वहां पे मिलेगा विधानसभा का वहां। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री जानते होंगे कौन है? योगी आदित्यनाथ। फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है, जिसको OMO बोलते हैं? ऑन मैन ऑफिस ऑनलाइन सुविधा कौन कौन? किन्हीं को याद नहीं है? बोलिए। LIC, LIC के द्वारा ये शुरू किया गया है। LIC का स्थापना जानते हैं कब हुआ है? LIC का स्थापना 51 में, 1956। LIC का स्थापना कब हुआ है? 1956 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। वन मैन ऑफिस का आयोजन उद्घाटन कौन किया है? LIC किया है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है।
फरवरी 2025 को ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राजील। ओपेक में वर्तमान में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राजील हुआ है। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? ओपेक का स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। ये बगदाद सम्मेलन में किया गया था। ओपेक का स्थापना बगदाद सम्मेलन 1960 में किया गया था। ओपेक एक कैसा संगठन है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। तो अभी वर्तमान में इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील आपका इसमें शामिल हुआ। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा चला है और क्वेश्चन भी ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा चला है। चलिए, यहीं पे आपका स्टॉप कर रहे हैं।